हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। मूवी की शुरुआत में जंग का माहौल दिखाया जाता है। ये कहानी 1917 में शुरू होती है। ये वर्ल्ड वॉर वन का तीसरा साल था, जब जर्मन और फ्रांस के दरमियान जंग चल रही थी। यहाँ हर तरफ जर्मन सोल्जर्स की लाशें दिखाई जाती हैं और हर तरफ चीखो पुकार का माहौल था और सभी डरे हुए थे। इसी दौरान हमें एक जवान सिपाही को दिखाते हैं जिसकी उम्र काफी कम है। यहाँ पे इनका ऑफिसर सोल्जर को कहता है कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम्हें लड़ना होगा। अब वो सिपाही बाहर निकलता है और जंग के मैदान में उतर जाता है। हर तरफ गोलियां चल रही होती हैं। अब उसी नौजवान ने पहली दफा किसी जर्मन सोल्जर को मारा था और यूं ही वक्त गुजरता रहा। यहाँ सोल्जर्स की लाशें दिखाई जाती हैं जो कि लड़ाई के दौरान मर चुके हैं। ये जंग जर्मनी और फ्रांस के दरमियान हो रही थी। इन्हीं लाशों में उस नौजवान लड़के की भी लाश दिखाई जाती है जो कि कुछ वक्त पहले जंग में बहुत ज्यादा डरा हुआ था। यहाँ सब सिपाहियों को यूनिफॉर्म इकट्ठे किए जाते हैं और उनकी लाशों को ताबूत में बंद कर दिया जाता है। सिपाहियों की वर्दियों को ट्रेन के डब्बे में डालकर वापस शहर में भेज दिया जाता है, जहाँ इन सब कपड़ों को धोया जाता है और फिर इन यूनिफॉर्म्स को दोबारा सिया जाता है ताकि नए आने वाले सोल्जर्स इनको पहन सकें। यहाँ दिखाया जाता है कि एक पॉल नाम का लड़का जिसको आर्मी में शामिल होने का बहुत शौक था और वो भी जंग लड़ना चाहता था। पॉल एक जगह पहुंचता है जहां पे फौज जवान सिपाहियों को जंग में लड़ने के लिए चुन रही थी। पॉल भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जमा करवा देता है और उस फॉर्म पे उसने खुद ही अपने डैड के सिग्नेचर कर लिए थे और अपने दोस्तों के साथ आर्मी को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसको पता था कि उसके डैड कभी भी उसको फौज में शामिल होने की इजाजत नहीं देंगे। यहाँ सब सिलेक्टेड सोल्जर्स को एक कमरे में इकट्ठा किया जाता है जहाँ जनरल उन्हें स्पीच देता है कि एक सिपाही होना और जंग में लड़ना कितने फख्र की बात है। जनरल की स्पीच सुनकर सब बहुत ही पुरजोश हो जाते हैं। यहाँ नए चुने हुए सिपाहियों को उनके यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं। सब नौजवान यूनिफॉर्म्स पहन के बहुत खुश होते हैं। ये वही यूनिफॉर्म्स हैं जो मरे हुए सोल्जर्स के थे। उन्हें लगता है कि पता नहीं एक सिपाही की जिंदगी कितनी अच्छी होती है और ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। यहाँ सब सिपाहियों को इतला दी जाती है कि अब उन्हें वेस्टर्न फ्रंट की तरफ ले जाया जाएगा जो फ्रांस के शुमाल में है। यहाँ सब नौजवान सिपाही वेस्टर्न फ्रंट की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में इन्हें बताया जाता है कि बाकी का सफर इन्हें पैदल तय करना है। कुछ देर पैदल चलते ही जमीन पर बम फटते हैं जो कि फ्रांस के सोल्जर्स ने मारे थे। यहाँ इन्हें हुक्म दिया जाता है कि गैस मास्क पहन लें क्योंकि इन पे गैस का हमला हुआ है और ये गैस जानलेवा भी हो सकती है। सब अपना मास्क पहनना शुरू करते हैं, लेकिन पॉल पहले अपने दोस्त की मदद करता है। पॉल अपना मास्क पहनने में देर कर देता है, जिस पे उसको अपने सीनियर ऑफिसर से डांट पड़ती है कि पहले अपना मास्क पहनो और फिर दूसरों की मदद करो। इसके बाद ये सब लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। जब ये लोग बेस पहुंचते हैं तो बेस का बहुत बुरा हाल था। बारिश की वजह से वहां पानी भर गया था। इन लोगों के पास ना कोई बाल्टी थी और ना ही कोई सामान, तो वो लोग अपने हेलमेट की मदद से पानी बाहर फेंकना शुरू करते हैं। यहाँ एक आदमी पॉल से आकर मिलता है और पॉल को वहाँ के हालात के बारे में बताता है। यहाँ पॉल का दोस्त जो कि ये देखकर बहुत परेशान था, पॉल को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हालात इतने खराब हैं और मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे घर वापस जाना है। लेकिन अब ये बातें सारी फजूल थी क्योंकि ये लोग अब जंग लड़े बगैर नहीं जा सकते थे। बेस से पानी निकालते हुए रात हो जाती है। रात को इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि इनको बॉर्डर पर पहरा देना है। पॉल जब अपने साथियों के साथ रात को पहरा दे रहा था तो वो भूल गया था कि यहाँ गोली भी चल सकती है। उसी वक्त एक गोली इसके सर पर आके लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है कि अगर उसने हेलमेट ना पहना होता तो वो आज जिंदा ना होता। थोड़ी ही देर में वहाँ बॉम्ब गिरना शुरू हो जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है। यहाँ सिपाही बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। हर तरफ गोलियां और बॉम्ब चल रहे थे। वहीं पे पॉल का दोस्त बहुत ज्यादा डर जाता है और वो चिल्ला चिल्लाकर ये कह रहा था कि मुझे घर जाना है, लेकिन किसी को भी इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही एक सिपाही बाहर जाने लगता है, वहीं पे एक बॉम्ब फटता है जिससे इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये मंजर देखने के बाद सब सिपाही और भी डर गए थे। बॉम्ब दोबारा से फटना शुरू हो जाते हैं और बेसमेंट नीचे गिरने वाली होती है, जिस वजह से सब सिपाही अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागते हैं। लेकिन पॉल बाहर नहीं जाता। इस वक्त बेसमेंट कैंप गिर जाता है और सबको यही लगता है कि पॉल बेसमेंट गिरने की वजह से मर गया है। अगले दिन कुछ सिपाही लकड़ियां हटाते हैं और उन्हें पॉल मिलता है जो जिंदा था। अब पॉल के सामने वही आदमी था जो उसको सबसे पहले दिन मिला था, जिसने इस जगह के बारे में सारी मालूमात दी थी। उसे पता था कि पॉल भूखा होगा। वो पॉल को एक ब्रेड देता है
उसी वक्त एक सोल्जर आता है जो पॉल को कहता है कि तुम ऐसे फजूल नहीं बैठ सकते। वो पॉल को बोलता है कि जितने भी सिपाही मर चुके हैं उनके बैजेस इकट्ठे करो जिसपे उनके नाम लिखे हैं ताकि उनके घर वालों को इतला दी जा सके। बैजेस इकट्ठे करते हुए पॉल को अपने उसी दोस्त का चश्मा मिलता है जो उसको बोल रहा था कि मुझे घर जाना है। थोड़े से ही फासले पर उसको अपने उसी दोस्त की लाश मिलती है जिसे देखकर वो बहुत रोता है। पॉल यहाँ अपने जज्बात पे काबू रखता है और अपना काम जारी रखता है। ये सब बैजेस एक ऑफिसर को दिए जाते हैं जो उन बैजेस पे लिखे हुए नामों की लिस्ट बनाता है और ये रजिस्टर अपने सीनियर ऑफिसर मैथ्यूज को दिखाता है। वो ऑफिसर मैथ्यूज को बताता है कि 40,000 से ज्यादा सिपाही मर चुके हैं। वो कहता है कि हमें ये जंग रोक देनी चाहिए वरना हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। मैथ्यूज यहाँ कुछ वक्त के लिए सोच में पड़ जाता है कि इस जंग को कैसे रोकें। मैथ्यूज सब सीनियर्स ऑफिसर की मीटिंग बुलाता है। अब पॉल और उसकी टीम को एक और बेस कैंप में भेजा जाता है जहां उन्हें कुछ और दूसरे सिपाहियों के साथ रहना था। बेस कैंप के पास उन्हें एक फार्म मिल जाता है जहां से पॉल का दोस्त बतख चुरा के ले आता है। वो उसको पकाकर मजे से खाते हैं। ऐसा लजीज खाना इन्हें बहुत टाइम बाद मिला था। शाम के वक्त ये लोग बाहर बैठकर बातें करते हैं और आलू छीलते हैं। तभी उन्हें वहां से कुछ फ्रेंच लड़कियां नजर आती हैं। एक सिपाही जिसका नाम फ्रांस है उन लड़कियों के पास जाता है और उनको डांस दिखाता है और बाद में उन्हीं के साथ चला जाता है। यहाँ सब सिपाहियों के घर से चिट्ठियां आती हैं। सब बहुत खुश होते हैं। रात को इनका दोस्त वापस आ जाता है जो लड़कियों के साथ गया था। वो सबको कहानी सुनाता है और लड़कियों का रुमाल दिखाता है जो वो अपने साथ ले आया था। सुबह इन्हें खबर मिलती है कि 60 सिपाही आने वाले थे मगर वो अभी तक बेस कैंप नहीं पहुंचे। यहाँ पॉल और कुछ और सिपाही उनकी तलाश में निकलते हैं। ये लोग ट्रेन स्टेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे उन 60 सिपाहियों ने आना था। उन्हें वहां पे गैस की स्मेल महसूस होती है। जब ये स्टेशन के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि 60 के 60 सिपाही गैस फैलने की वजह से मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने मास्क को वक्त से पहले ही उतार दिया था। यहाँ जर्मन में सबसे सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसको एक सिपाही बताता है कि जो 60 सिपाही हमने भेजे थे वो सब गैस की वजह से मर चुके हैं और हमें ये जंग रोक देनी चाहिए। लेकिन हेड ऑफिसर मना कर देता है और कहता है कि मैं हार नहीं सकता। वो कहता है कि सब सिपाहियों को वेस्टर्न फ्रंट पे भेज दो और अगर जरूरत पड़े तो और भी सिपाहियों को भर्ती करो। यहाँ मैथ्यूस को दिखाया जाता है जो कि सिपाहियों की वजह से बहुत परेशान था क्योंकि हर रोज सिपाही मर रहे थे और अब मैथ्यूस किसी भी तरह से इस जंग को रोकना चाहता था और इसके लिए वो गवर्नमेंट से बात करने के लिए हर कोशिश कर रहा था। यहाँ दिखाया जाता है कि पॉल और उसकी टीम को दोबारा वेस्टर्न फ्रंट पे भेजने का ऑर्डर्स आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि सब जंग के लिए तैयार हो जाएं। मैथ्यूस भी यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इकट्ठा कर लेता है और सबको बताता है कि जंग की वजह से मुल्क पे कितने बुरे असरात पड़ रहे हैं और हमें फौरन जंग रोक देनी चाहिए। वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके लाया था ताकि सब ऑफिसर्स के साइन लेकर जंग बंद कर दी जाए। इन सब में से एक ऑफिसर कहता है कि मुझे सोचने के लिए 72 घंटे चाहिए। मैथ्यूस को गुस्सा आता है और वो कहता है कि इन 72 घंटों में पता नहीं कितने नौजवान और मरेंगे। लेकिन ऑफिसर पे मैथ्यूस की किसी भी बात का असर नहीं करता और वो साइन नहीं करता। पॉल और दूसरे सिपाहियों को फ्रांस की तरफ बढ़ने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ये लोग रास्ते में सब फ्रेंच सिपाहियों को मारते गए और फ्रांस की तरफ बढ़ते रहे। अब पॉल और उसके साथी फ्रांस के सिपाहियों के खाना खाने वाली जगह पे पहुंचते हैं और वहां पे मौजूद मजेदार खाना खाते हैं और फिर अचानक खाना खाते हुए टेबल हिलने लगता है। बाहर से शोर आने लगता है। बाहर आकर वो देखते हैं कि फ्रांस के सिपाही बहुत बड़े टैंक ले आए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता जर्मन सिपाहियों की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें गोलियां मारना शुरू करते हैं। जर्मन के काफी सिपाही मर जाते हैं। अब जर्मन सिपाही टैंक के अंदर बॉम्ब फेंकते हैं और टैंक्स को तबाह कर देते हैं। टैंक्स के बाद फ्रेंच सिपाही फायर गन्स के जरिए जर्मन सिपाहियों को जिंदा जला देते हैं। इसी दौरान फ्रेंच सिपाही पॉल के एक दोस्त को पकड़ लेते हैं। वो सरेंडर करता है और माफी मांगता है लेकिन फ्रेंच सिपाही उसे जिंदा जला देते हैं। यहाँ ऑफिसर्स रिपोर्ट देख रहे हैं, कहते हैं कि हमें जंग रोकनी होगी। ऑफिसर्स कहते हैं कि अगर हमने जंग खत्म कर दी तो फ्रांस जर्मन पे कब्जा कर लेगा। यहाँ मैथ्यूस उन्हें समझाता है कि अब हमें समझौता कर लेना चाहिए। यहाँ फ्रांस ने जर्मन सिपाहियों पर हवाई हमला कर दिया था और उन पे गोलियां और बॉम्ब बरसाते हैं। एक बॉम्ब के फटने की वजह से पॉल पानी में गिर जाता है। वहाँ उसकी लड़ाई फ्रेंच सिपाही से होती है और पॉल उसको मार देता है। यहाँ मैथ्यूस और दूसरे ऑफिसर्स को मीटिंग में दिखाया जाता है जहाँ फ्रेंच ऑफिसर्स कहते हैं कि जंग 6 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। अगले दिन पॉल अपने दोस्त के साथ फार्म पे जाता है ताकि दोनों खाने के लिए कुछ चोरी करें, लेकिन किसान इनको पकड़ लेता है और पॉल के दोस्त को गोली मार देता है।
वो अपने दोस्त को कैंप में वापस लाता है, लेकिन डॉक्टर उसको बताते हैं कि ये मर चुका है। वो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके सब साथी मर चुके थे। इसके बाद सब सिपाहियों को हेड के पास भेजा जाता है। हेड सिपाहियों को बोलता है कि जंग खत्म होने में वक्त है और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें दोबारा फ्रांस पर हमला करना होगा। कुछ सिपाही हेड की बात नहीं मानते क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी है, लेकिन इसके बावजूद सब सिपाहियों को मानना पड़ता है और वो सब वेस्टर्न फ्रंट पहुंचते हैं। यहाँ फ्रेंच सिपाही जर्मन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। एक फ्रेंच सिपाही बहुत से जर्मन सिपाहियों को मार रहा था। अब वो एक जर्मन सिपाही से लड़ता है जो कि उम्र में काफी छोटा था। पॉल यहाँ उसी फ्रेंच सिपाही से लड़ता है और इसी दौरान एक फ्रेंच सिपाही पीछे से आकर पॉल को चाकू मारता है। 11 बज जाते हैं और जंग खत्म होने का ऐलान हो जाता है। पॉल हिम्मत करके बेसमेंट से बाहर आता है और जंग खत्म होने के बाद का मंजर दिखता है और एक जगह बैठ जाता है। वो लड़का जिसको पॉल ने बचाया था एक जगह बैठा हुआ था। वहाँ एक ऑफिसर आता है और उसको मरे हुए सिपाहियों के बैजेस इकट्ठे करने को कहता है। वो लड़का पॉल को देखता है, लेकिन पॉल मर चुका था। पॉल के हाथ में वही रुमाल था जो उसको उसके जख्मी दोस्त ने दिया था। वो लड़का उस रुमाल को अपने गले में डाल लेता है ताकि वो पॉल को हमेशा याद रखे कि पॉल ने उसकी जान बचाई थी। इस कहानी से पता चलता है कि बॉर्डर पे खड़े नौजवान सिपाही हमारे लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं। वो अपने घर वालों से दूर रहते हैं ताकि हम आज़ादी से जिंदगी गुजार सकें।